नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। चर्चा लोकसभा चुनाव 2024 पर। सत्ता रहेगी बरकरार या मिलेगा नया जनादेश। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम देश के जाने माने विशेषज्ञ जो राजनीतिक विश्लेषण है उनको आमंत्रित करते हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह जी, जो 1983 से पत्रकारिता से जुड़े हैं और उन्होंने 1983 से आज तक यानी 41 साल का राजनीतिक वह परिदृश्य देखा है जो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। आज समय देने पर मैं उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार विनोद भाई। सर, मैं आपके जानना सभी चाहता हूं कि दर्शकों को 1983 से और 2024 का चुनाव आ रहा है, इस दौरान बदलाव काफी हुए। तो जो मुख्य बदलाव जी। आप देख रहे हैं चुनावों में वो क्या है? आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए। जी सर। देखिए विनोद भाई, 1983 से अब तक जी। बहुत सारे बदलाव आए हैं। जी। उसमें से क्या आवाज़ मिल रही मेरी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो 83 से अब तक अगर आप देखेंगे, हमने आपने सबने देखा है कि एक तो टेक्नोलॉजी का बदलाव आया। जी। दूसरा, कुछ जो चुनाव की विसंगतियां थी, कमजोरियां थी, या धन तंत्र और जी। जो कहिए बूथ कैप्चरिंग जैसी समस्याएं थी, जी। इन पर रोक लगी है। हम्म। बहुत सारी भारत में कम्युनिटीज ऐसी थी जो वाकई हम्म। वोट डालने से उनको रोक देते थे लोग, हाँ हाँ। वो भी रुका है। जी। तो कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं। जी। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें आई, हम्म। जिन पर जो आज संशय हो रहा है वो पहले उस पर नहीं होता था पहले। हम्म। तो बहुत सारा, जब टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ संशय भी आते हैं। जी। जी। तो ये संशय भी पैदा हुआ कि पता नहीं हमारा जो वोट दे रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। ये हम्म। बातें भी उठी हैं। जी। जी। और हम लोग जो मीडिया की दुनिया है, जी। जी। जिनमें हमें गांव देहात में जाकर के एग्जैक्ट पता चल जाता था कि क्या हो रहा है, हम्म। वो पता चलना अब कम हो गया है, क्योंकि कैमरे पर आदमी कुछ और बात कहता है जी। और पीठ पीछे कुछ और होता है वो। हम्म। तो ये जो चीज़ें हो गई, इसलिए अगर आप देख रहे होंगे कि चुनावी विश्लेषण बहुत सारे गड़बड़ जाते हैं, या चुनावी विश्लेषण भी किसी राजनीतिक पक्ष के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम्म। ये चीज़ें हो रही हैं। पहले जब प्रिंट मीडिया का वर्चस्व था, जी। जी। केवल वही था, उस हम्म। समय की जो पत्रकारिता थी वो ज़्यादा विश्वसनीय पत्रकारिता होती थी, अखबारों की जरिए। जी। जी। अभी जो हो गया, ये सीधे सीधे दिखता है कि प्लांटेड हो रहा है, और पेड न्यूज के बाद, आने के हम्म। बाद, हम्म। तो लोग भी ये समझ गए हैं कि कौन सी पेड न्यूज है, कौन सी पेड न्यूज नहीं है। हम्म। तो ये सारे जो बदलाव आए हैं विनोद भाई, इसमें कुछ अच्छे बदलाव हैं, जी। जी। कुछ डेमोक्रेसी के लिए मतलब चुनौतीपूर्ण बदलाव हैं। जी। और हमने ऐसे भी चुनाव देखे हैं जिसमें पूरी सरकार लगी रही, हम्म। सरकार भी लगी रही, तब भी चुनाव हम्म। हार गई है वो। जी। जैसे आपको याद होगा, एक चुनाव बहुगुणा जी ने चुनाव लड़ा था, जो पौड़ी का चुनाव था। हाँ हाँ। उसमें पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार लगी थी, सब लगे हुए थे, इसके बाद भी एच एन बहुगुणा जीते। जी। मैंने खुद जो पहला चुनाव जो मुझे याद आता है, वो 1983 में इलाहाबाद में हम्म। एक चायल बाई इलेक्शन हो रहा था जो है। जी। और उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट, हम्म। कांग्रेस के जो लोकसभा के मेंबर थे, उनकी मौत हो गई थी। हाँ। और उनकी जगह पर वो जो चुनाव हुआ, जी। वहाँ राम निहोर राकेश चुनाव जीते थे, अपोजिशन के कैंडिडेट थे। हम्म। जबकि आपको याद है 84 में कांग्रेस की लहर बही, लेकिन 83 में जो चुनाव हुआ, जी। उसमें सारे प्रयास करने के बाद भी कांग्रेस चुनाव हार गई। हम्म। तो अगर आप विनोद भाई गौर करेंगे पिछले चुनाव में, तो देखिए 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। हाँ हाँ। और इस 18 चुनाव में केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौरान की जी। लगातार 3 बार उनकी हम्म। सरकार बनी। हाँ हाँ। उसके बाद भी सरकारें बनी, कांग्रेस की हम्म। लगातार सरकारें बनती रही, 71 तक बनती रही। जी। जी। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो इस 17 चुनाव में से, चुनाव के हम्म। बाद भी 8 बार केंद्र में सत्ता बदली है। हम्म। तो ये वोटरों के ऊपर निर्भर निर्भर करता है कि वो उनके मन में क्या है। हम्म। लेकिन अभी जो चुनाव है, जी। जी। मैं एक मोटा सा एक ये कहना चाहूंगा कि जगह जगह जो फीडबैक दिख रहे हैं, उसमें ये दिख रहा है कि ये परिवर्तन वाला चुनाव है, ये हम्म। दिख रहा है जी। 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 तो शुरुआत हम जो इस मुद्दे पर ये कर रहे हैं कि 2019 और 2024 दो चुनाव का तुलनात्मक इसलिए जरूरी है कि जी। बीजेपी पीक पर थी, 303 सीट उनको मिली थी।
और इस बार जी बीजेपी ने नारा दिया 400 पार का। और उत्तर प्रदेश जी में 2014 में 71 सीट बीजेपी ने जीती थी, जबकि 2019 में 63 सीट जीती थी। इस बार वो कह रहे हैं 80 पार, 80 होंगी। तो सर, तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी मजबूत है या कमजोर हुई है, या 400 पार का नारा जो उनका है वो सार्थक होता दिख रहा है इस गठबंधन के सामने? देखिए विनोद भाई, मतलब उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे बड़ा राज्य है जी जी। और सबसे चुनौतीपूर्ण राज्य है, यहाँ तक कि अगर आप पहले फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन में देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह भी जी। निर्विरोध जीत के नहीं आए थे। हम्म। उनके सामने भी मजबूत कैंडिडेट रहे। जी। यहाँ तक कि मतलब समझिए कि सबसे पहले चुनाव में तो एक साधु को ही लड़ा दिया गया था, हाँ। और वो काफी नामी गिरामी व्यक्ति थे, हम्म। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। जी। तो वो बड़े नामी गिरामी आदमी थे, उनके साथ डॉक्टर लोहिया ने मुकाबला किया उनका। हम्म। तो मतलब ऐसा नहीं रहा कि कोई हल्का फुल्का, ये तो हाल के वर्षों में जो प्रधानमंत्रियों को चुनौती नहीं आई जो कि नेहरू के सामने आई थी। जी अगर जी। आप गौर करेंगे, जी। क्या मोदी जी के सामने लोहिया जैसा जो कोई आदमी खड़ा हुआ हो, हम्म। या मोदी जी के सामने कोई प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जैसा आदमी भी नहीं खड़ा हुआ, बिल्कुल। या उसके पहले और भी हम्म। जो प्राइम मिनिस्टर हुए, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जी जी। तो बड़े ही चुनौतीपूर्ण चेहरे जो है सामने आए वो हम्म। उन दिनों। जी। उत्तर प्रदेश से ही अधिकतर प्राइम मिनिस्टर बने, हाँ। 2 ही साल तक अगर आप देखेंगे, बीपी जी। सिंह भी बने। हाँ। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लेना, जी। ये ऐसे ही है जैसे आसमान से तारे तोड़ ले आना। हम्म। केवल कहने भर से नहीं, क्योंकि अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जिनमें आप जानते हैं जी। वहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी का खाता ही नहीं खुला। पहली हाँ। चीज तो ये है, ऐसे हाँ। मिजाज वाली सीटें हैं। हाँ। और इसके अलावा दूसरी जो चीज है कि 2019 नहीं है, हम्म। 2024। जी। 2019 के चुनाव में आप और हम सब जानते हैं कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच जी। जब गठबंधन टूटा है 1994-95 के दौरान, हाँ। हाँ। उससे लेकर के और 2019 तक इनके कार्यकर्ता गांव में एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहे, जी। क्योंकि दोनों ही पार्टियां ग्रामीण आधार की पार्टियां हैं। हम्म। शहरों में तो दोस्ती जल्दी हो सकती है, गांवों में जो दुश्मनियां होती हैं वो राजनीतिक दुश्मनियां, वो गिरोहबंदी का रूप ले लेती है। हम्म। तो मुलायम सिंह जी का उस समय कोई रोल था नहीं इस चुनाव में जो हम्म। 19 का था। हम्म। और मायावती जी और अखिलेश यादव एक साथ जुड़ गए थे, हम्म। लेकिन कार्यकर्ता नहीं जुड़ पाया था। अगर ये कार्यकर्ता जुड़ गया होता हम्म। तो मैं आपको बता रहा हूँ उनके पास जो वोट है हम्म। उसमें भारतीय जनता पार्टी 20 सीटें ले आती, उसमें भी बड़ा आश्चर्य होता, मैं बता रहा हूँ। हम्म। क्योंकि वो केवल सीटें वहीं ले आ सकते थे जहां शहरी आधार है, बड़े हम्म। नगर हैं जहाँ। जी जी। रूरल एरिया में तो इन्हीं के वोट हैं, ये सबको पता है। हम्म। तो वो वोट ट्रांसफर नहीं हो पाए। हम्म। अब वोट ट्रांसफर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन है, जी। समाजवादी पार्टी के पास ग्रामीण वोट बैंक मजबूत है, हाँ। कांग्रेस पार्टी के पास लोकसभा के लिए वोट बैंक है। हम्म। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी का पूरा वोट बैंक खत्म हो गया होता जी। तो अमेठी रायबरेली या और जगह जहां वो परफॉर्म करते रहे हैं हम्म। वो लोकसभा में बेहतर परफॉर्म करते रहे। आप देखिए ना, अमेठी रायबरेली में बाकी जो चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस नहीं जीतती थी, हम्म। लेकिन लोकसभा के लिए लोगों का मानस एक अलग होता है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव पंचायतों के चुनाव जैसा या विधानसभाओं के चुनाव जैसा नहीं होता कि हम्म। जिसमें व्यक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जी पार्टी जी। सेकेंडरी होती है। जी जी। तो अभी क्या है विनोद भाई कि जो लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 2019 की तुलना में हम्म। महत्वपूर्ण ये है क्योंकि इसमें एक मजबूत गठबंधन है। हम्म। और वो गठबंधन केवल यही नहीं, जैसे जैसे आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही है, अगर वो उसका भी जो देखिए दिल्ली में जिसकी सरकार होती है हाँ। उसका असर आसपास होता है, तो आम आदमी पार्टी भी नहीं लड़ रही है कोई कैंडिडेट। हम्म। तो मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे, तीसरी चीज है मायावती जी के लिए वो बात नहीं है। हम्म। चौथी चीज है कि कांग्रेस के पास खुद ही दलित लीडरशिप है। हम्म। तो और बहुत सारे ऐसे समीकरण बन गए हैं जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है। चौथा चीज है कि संविधान इस लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया है, हम्म। और संविधान ने जो अवेयरनेस पैदा की है खासतौर पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में या ओबीसी में। तो हम्म। ये सारे मुद्दे 2019 में नहीं थे। हम्म। 2019 में पुलवामा का एक अंडर करंट भी था,
इसके अलावा विपक्ष विभाजित था अलग अलग जगहों पर। जी तो ये बात किसी को नहीं, देखिए अगर तुलनात्मक तौर पर विनोद भाई अगर आप अध्ययन जी। करेंगे 19 और अब में, हम्म। 19 में एक गठबंधन की कोशिश की थी चंद्रबाबू नायडू ने, हाँ। लेकिन वो गठबंधन जमीन पर नहीं उतरा। अभी जी। क्या है, गठबंधन जमीन पर उतरा है हम्म। और वो साफ साफ कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिख रहा है। हम्म। आप उठा करके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर होने के बाद भी हम्म। कश्मीर में 3 सीटों में चुनाव नहीं लड़ पा रही है, हाँ। क्योंकि उसको पता है कि जमानत भी बचना मुश्किल होगा। हम्म। तो ये सारे समीकरण बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में हम्म। पहला नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को ये हो रहा है जी। कि अधिकतर सीटों पर उनको हम्म। वही कैंडिडेट पुराने रखने पड़े हैं हम्म। ताकि पार्टी में बगावत न हो जाए। हम्म। तो पहली चीज ये है कि पुराने कैंडिडेट हैं, कई कई जातियों और समुदायों की नाराजगी है, हम्म। किसानों के बीच में नाराजगी है, हम्म। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बहुत सारे आंतरिक मतभेद और वो है। क्योंकि मैंने गाजियाबाद में खुद देखा कि जो नगर निगम में 10 लोग बुलाने आ रहे थे कि साहब आप वोट डालने आइए, हाँ। तो 2024 में एक भी आदमी नहीं आया हमारे घर पर कि साहब आप आके वोट डालना। हम्म। जबकि उनको पता है कि पता नहीं मैं वोट दूंगा या नहीं दूंगा, लेकिन हर घर जा रहे थे वो लोग। हम्म। तो आपको तो नहीं दिखाई पड़े, इसका मतलब कार्यकर्ताओं में कुछ उदासीनता भी है। तो हम्म। ये सारी बातें, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि विनोद भाई, देखिए नारा देना एक अलग बात होती है, हम्म। नारा देना एक अलग बात होती है, लेकिन अभी तक तो नेहरू से लेकर के और अब तक जी। 17 लोकसभा चुनाव में केवल एक मौका भारत के इतिहास में आया है, हम्म। और वो भी इंदिरा जी की मौत अगर नहीं होती तो ये ऐसा नहीं होता, हम्म। जिसमें 400 पार हुआ है। हम्म। और अब तो भारत में इंदिरा गांधी जैसा कोई लोकप्रिय नेता भी नहीं है हम्म। कि जिसके चले जाने के बाद जो है ऐसा भी हो जाए कि 400 सीटें आ जाए जो है। हम्म। तो मुझे नहीं लगता है कि जो है ये 400 पार का जो नारा हुआ, बल्कि वो नुकसानदायक नारा है, क्योंकि ये आप नहीं तय करते हम्म। कि 400 मिलेगी कि आपको 450 मिलेगी या 300 मिलेगी। हम्म। तो वोटर तय करता है ना, जिसको संविधान ने वयस्क मताधिकार दिया है, तो ये तो वो तय करेगा ना, आप हम नहीं तय करेंगे। हम्म। तो वोटर ही तय करेगा कि आपकी संख्या कितनी होनी है। दूसरी जी। चीज ये है कि दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जो चुनाव में आपके काम आते हैं। हम्म। आपके सामने कौन खड़ा है, हम्म। आपका गठबंधन क्या है। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा मोदी जी ने चुनाव के ठीक पहले ही कहा था कि मिलीजुली सरकार वाहियात होती है, हम्म। और वो किया था। इसके बाद उन्होंने ऐसी ऐसी पार्टियों का गठबंधन किया जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं है। हम्म। परिवारों के टूटे हुए गठबंधन, जो टूटे हुए टुकड़े जैसे होते हैं ना, वो है। जी। यहाँ तक कि यूपी की आप देख लो, राजभर हम्म। की कोई पार्टी, क्या आपका गाजियाबाद में जानता है कोई कि राजभर की पार्टी भी कोई पार्टी है? हाँ बिल्कुल। मतलब छोटे छोटे कम्युनिटीज की पार्टी। हम्म। मतलब काशीराम के प्रयोग से निकली हुई चीजों को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। कहीं निषाद, संजय निषाद की पार्टी है। हम्म। अब आप परिवारवाद की भी बात कर रहे हो, इनके यहाँ परिवार के अलावा कोई लड़ ही नहीं रहा है जो है। हम्म। ये जो पार्टियां लड़ रही हैं ये केवल परिवार को लड़ा रही हैं, चाहे वो मतलब संजय निषाद के परिवार के लोग हों, चाहे जो है राजभर साहब के लोग हों, या रामविलास पासवान का बेटा हो। जी जी। तो इसलिए परिवारवाद वाला भी इशू नहीं बन रहा है, हम्म। बाकी इशू नहीं बन रहा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मतलब 80 सीट और 400 पार, ये जो है ये नारा देना, ये कहीं उल्टा ना पड़ जाए। क्योंकि हम्म। 400 के कारण बहुत सारे जो बीजेपी के उम्मीदवारों ने जगह जगह बोल दिया है हम्म। कि साहब ये तो 400 हमें इसलिए चाहिए कि संविधान हमें बदलना है। तो हम्म। अब संविधान बदलना, ये जानते हैं आप विनोद भाई, हम आप तो जर्नलिस्ट इतने वर्षों से हैं, गांव देहात जी सब में जी जी। सबको पता चल गया है कि संविधान ने ही एक ताकत दी है गरीब आदमी हम्म। को। हम्म। अगर ये संविधान नहीं होता तो वोट का अधिकार तो छोड़ दीजिए, जो बराबरी का अधिकार, वोट का अधिकार, तो उसको समझ में आ गया कि उसके पहले राजे महाराजे रजवाड़े क्या हमारे साथ सलूक करते थे। हम्म। तो ये तो लोगों को पता है। तो संविधान से क्या है, मैं आपको बताऊं विनोद भाई, जो संसद के सामने जब बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन जब मनाया जाता है, हम्म। मैंने देखा गरीब आदमी जिसका कपड़ा भी फटा हुआ है, उस संविधान की कॉपी खरीद के ले जा रहा है। तो हम्म। उसके लिए गीता, बाइबिल या कुरान जैसा एक धर्म ग्रंथ जैसा हो गया उसके घर में अगर हम्म। संविधान। जी। तो अगर आप संविधान को बदलेंगे तो लोगों के बीच तो मुद्दा होगा, हम्म। और वो गांव में इसीलिए मुद्दा बन रहा है
तो ये सारे मुद्दे हैं, इनके बीच में मुझे लगता है, डाउट है मुझे कि इस तरह का कोई नारा कारगर हो पाएगा। जी हम्म। जी अच्छा, आपने सर जी संविधान की बात की, किस आधार जी। पर? क्योंकि लोग, विपक्ष भी कह रहा है, पक्ष भी कह रहे हैं सर, प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम नहीं बदलेंगे, मेरे रहते नहीं बदला जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि संविधान बदला जाएगा। किस आधार पर ये कहा जा रहा है कि संविधान बदलने की तैयारी चल रही है 400 पार करने के बाद? नहीं, ये विनोद भाई, आपने देखा होगा कि कुछ इनके ही लोगों से, देखिए क्या है कि जब संविधान बना है ना, हाँ हाँ तब से और अब तक गंगा जमुना में बहुत पानी बहा है। जब हाँ। संविधान बना उस समय जो आरएसएस था वो संविधान का विरोध कर रहा था। हम्म उसका ये कहना था कि ये पश्चिमी सभ्यता पर आधारित संविधान है, हमारे यहाँ तो मतलब मनु स्मृति पर आधारित संविधान चाहिए, हमारे भारतीय परंपरा हम्म के। लेकिन और उस समय बाबा साहब का भी विरोध कर रहे थे। हम्म बहुत सारी बातें हुई जो हम हम्म। आप सब जानते हैं, इतिहास में बहुत चीजें हुई। जी जी। लेकिन एक दौर ऐसा है जब बाबा साहब की कदकाठी उसी तरह बढ़ती चली गई जैसे गांधी जी की कदकाठी। हाँ जब गांव गांव में मूर्तियां लगने लगी और बाबा साहब का जो विचार था वो, उसका प्रभाव बढ़ा, जी। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बाबा साहब की विचारधारा की सरकार बन गई, भले गठबंधन से बनी हो, तो उस समय उनको लगा कि ये बाबा साहब पर या संविधान पर अटैक करना ठीक नहीं है। हम्म। लेकिन आप जानते हैं, जिसमें अगर आपने इंजेक्शन ही वही लगवाया हुआ है, हाँ तो वो लोग तो बोलते रहेंगे, तो लोग तो बोलते रहेंगे। आपको याद होगा कि बीच में जब विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन चला था, तो एक स्वामी मुक्तानंद सरस्वती जी थे, हम्म वो तो यहाँ तक बात करते थे संविधान जला देना चाहिए और फला कर देना चाहिए। और उन्होंने यहाँ हम्म कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, यहाँ जो संविधान मतलब मतलब अपना जो विठल भाई पटेल हाउस है, जी जी। वहाँ तो बाकायदा उन्होंने सम्मेलन ही किया था। तो मैंने उस समय अमर उजाला की ओर से कवर किया, तो मैंने वहाँ लोगों से पूछा, मैंने कहा यार ये संविधान के नाम पे बना हुआ हाउस है और हम्म यही संविधान का विरोध आप कैसे कर रहे हैं? हम्म तो फिर बाद में उन लोगों ने बताया कि नहीं साहब, इन्होंने जो हॉल तो बुक किसी और नाम से कराया था। हम्म उनसे पूछा, तो हम्म खैर वो आई गई बात। तो जब ये हुआ, तो देखिए अभी जब कर्नाटक के हेगड़े ने भी ये बात बोली कि हम्म हम तो संविधान बदलने के लिए सत्ता में आए हैं, वो हम्म सीनियर सीनियर एमपी जो हम्म कई बार एमपी रह चुका हो, मंत्री रह चुका हो, अगर वो बात कह रहा है। हम्म अभी ज्योति मिर्धा ने राजस्थान में कहा, कई हम्म और लोगों ने कहा। हम्म तो धीरे धीरे ये बात, जब अगर आपके लोग ही कह रहे हैं और अगर आप उस समय विरोध नहीं कर रहे हैं उनको, हम्म देखिए आज के तारीख में विनोद भाई, कायदे से होना चाहिए कि अगर कोई संविधान के खिलाफ बात करे, हम्म आप पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं कर सकते, आप जिन्ना के खिलाफ भी बात नहीं कर सकते, जिन्ना के खिलाफ रिसर्च नहीं कर सकते। हम्म लेकिन हिंदुस्तान में हमें एक आज़ादी मिली हुई है, हम गांधी की आलोचना कर सकते हैं। हम्म लेकिन संविधान के खिलाफ अगर आपके ही लोग बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे। हम्म उस समय इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि टिकट दिया हुआ जिसको वो बोल रहा है, अगर जिसको हम्म आपने एमपी बनाया हुआ कई बार वो बोल रहा है, तो ये तो विपक्ष को तो मुद्दा बनाना था ये चीज। हम्म और ये कोई ऐसा नहीं है, संघ के लोग समय समय में बोलते रहते हैं संविधान को लेकर के, संविधान बदलना। हम्म हम्म तो देखिए संविधान को तो बाबा साहब ने ही लचीला बनाया था, हम्म क्योंकि अगर संविधान को लचीला नहीं बनाया होता, संविधान में संशोधन करना एक अलग बात है। हम्म संविधान में संशोधन तो हुए हैं ना, हम्म लेकिन संविधान को बदल देना, संविधान में संशोधन करना, दोनों दो अलग अलग बातें हैं। जी जी। तो लोगों को ये नहीं कि संविधान में आप संशोधन करोगे, संशोधन का तो रास्ता संविधान ने दिया है आपको। हम्म आप बड़ा संशोधन नहीं कर सकते, बड़ा संशोधन तो आप तब कर सकते हैं, हम्म आपने 370 भी कर दिया इसी व्यवस्था में। हम्म तो आप बड़ा व्यवस्था तब कर सकते हैं जब आपके पास जो है बहुत ज्यादा बड़ी मेचोरिटी हो। तो आप हम्म संविधान तो नहीं बदलने के पावर हम्म संविधान ने दिया है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप संविधान को बदल देंगे। हम्म संविधान को भारत के सर्वश्रेष्ठ लोगों ने बनाया है, हम्म जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से, जो उन्होंने तो इस नाते, इस बीच की जो डिबेट है विनोद भाई, जी जी। इस डिबेट में आम आदमी का कान भी खड़ा कर दिया कि अगर यार संविधान बदल जाएगा तो हम्म क्या होगा। हम्म। क्योंकि संविधान, इसी संविधान में आपको बताऊं, क्योंकि हमारा राज्यसभा टीवी में हाँ हाँ हम ही लोगों ने संविधान का सीरियल बनाया था। हाँ हाँ। तो आप जानते हैं इतिहास में पहला ऐसा मौका था जबकि हम्म। इस तरह का कोई प्रयास हुआ कि संविधान बना कैसे। जी जी। और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से, श्याम बेनेगल जी आप जानते हैं, बहुत बड़े नाम बिल्कुल। है, जी जी। उन्होंने प्रयास किया, बनाया। हम्म तो हम सारे लोग उस प्रक्रिया में जुड़े रहे। तो एक चीज जो है जो साफ समझ में आई कि हम्म इतने मशक्कत के बाद वो पूरा संविधान बना है। हम्म तो मैं आपको बताऊं, मोदी जी जब नेपाल जा रहे थे, तो भारत की संविधान सभा
जो हमारा संविधान था उसकी 10 एपिसोड की पूरी सीडी एक लेकर के गए थे, अच्छा। और उन्होंने नेपाल की संविधान सभा को दिया था। हाँ। नेपाल की संविधान सभा ने वो संविधान, हमारे संविधान कैसे बना, उसमें राज्यसभा टीवी की वो डीवीडी को देखा उन लोगों ने अच्छा। और बनाया, और पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र हटा दिया। हाँ। नेपाल अकेला हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र हटा दिया उन्होंने, धर्मनिरपेक्ष हम्म। राष्ट्र बना दिया। ये हम्म। बात अलग है कि बात हो रहा, तो जहां बगल के देश में भी एकमात्र हिंदू राष्ट्र हट गया, तो अब आप कैसे कर सकते हैं विनोद भाई हम्म। कि जिस देश में इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की हो, हम्म। सिखों की हो, ईसाइयों की हो, हम्म। यहाँ तक कि जैन लोग भी जो है, जैन हम्म। कम्युनिटी के लोग भी माइनॉरिटी कम्युनिटी में अल्पसंख्यक में है, हम्म। तो वहाँ आप संविधान अगर बदलोगे तो लोगों का कान खड़ा होता है हम्म। कि आप क्या बदलोगे। तो ये सारी चीजें जो है, जो लोग जुड़ी हुई है, तो इसलिए आम नागरिक भी इससे सतर्क हो गया कोई संविधान। तो हम्म। जब आपका एक तरह से कहते हैं ना कि जब चीजें हाथ से आपके निकल गई, आप और हमने बहुत सारी जल्दियों में देखा है जी जी। कि एक नेता छोटा सा बयान देता है जो है, हम्म। जो आपको याद है ना, रामशरण दास जी ने एक बयान दिया था हम्म। कि वो तो ले जाने की ताकत नहीं थी रावण को, सीता जी को, हम्म। जो शिव जी का धनुष उठा के सफाई करती थी वहां, हम्म। हाँ उठा लेती थी, वो कितनी बलशाली रहेगी या कितना बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी उस समय। हाँ। ऐसे बहुत छोटे छोटे बयानों पर कंट्रोवर्सी हुई है जो है। जी जी जी। तो बयान से कंट्रोवर्सी निकलती है, तो उस समय हम्म। बीजेपी के लोग रोक नहीं पाए थे, हम्म। इसलिए ये मुद्दा बन गया है। विपक्ष तो निश्चित तौर पर मुद्दा उठाएगा, क्योंकि क्या है हम्म। कि अभी विनोद भाई आप देख रहे होंगे कि मुद्दे क्या है। हम्म। विपक्ष ने कुछ बुनियादी मुद्दों को उठा लिया, बेरोजगारी, महंगाई से लेकर के ये सारे किसानों के सवाल उठा लिए हैं। जी जी। और जो बीजेपी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो उसको गिनाना चाहिए था 10 साल के कामों को। जी जी। वो 10 साल के कामों को गिनाने के बजाय वो गैर कामों को गिना रहे हैं। हम्म। तो इस नाते जब गैर मुद्दे प्रभावी हो गए हैं, तो उसमें संविधान सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि इन लोगों ने उठा लिया है। हम्म। उसका नुकसान हो रहा है जो मुझे लग रहा है, क्योंकि इस तरह के जब भी मुद्दे बनते हैं, देखिए नुकसान किसका होता है, हम्म। जिसके पास है उसका नुकसान होता है ना। हम्म। जिसके पास है ही नहीं, जिसके पास राजस्थान में कोई सीट नहीं, जिसके पास गुजरात में भी कोई सीट नहीं है, जी जी। जिसके पास मध्य प्रदेश में सीट नहीं है, ये है एक सीट है, हम्म। तो उसका क्या नुकसान होना है। जब आपको अपना बचा के रखना है ना भाई चुनाव में, बिल्कुल। तो 5 साल बाद जो आपके पास इम्तहान आया है, हम्म। उसमें आप पाना भी है और आपको बचा के रखना है जी। हम्म। हम्म। एक चीज और सर, 90 हाँ 2003 से 2013 तक कांग्रेस की सरकार रही मनमोहन सिंह जी की, 10 साल। अब जी 2013-14 से 2024 तक हम मोदी सरकार देख रहे हैं। दोनों सरकारों की कार्यकाल में बुनियादी अंतर, काम करने का जो तरीका है, उसमें आप क्या चीजें देख रहे हैं जो आपको लगता है पत्रकारिता की दृष्टि से? देखिए विनोद भाई, बहुत साफ गोई के साथ ये कहूंगा कि इस सरकार में पत्रकारिता, आर्ट और कल्चर, इसका हम्म। सबसे ज्यादा सत्यानाश हुआ है जो है। हम्म। सत्यानाश ये, क्योंकि हम लोग तो पत्रकार हैं, हमें अपने से मालूम है ना, जी पत्रकारिता की मान मर्यादा जी। का सबसे अधिक नुकसान हुआ है जो है। हम्म। और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। वैचारिक आधार एक अलग है, क्योंकि आप जब होते हैं तो आपके अपने वैचारिक, जो भी सरकारें होती हैं, जी जी। वो अपने वैचारिक पृष्ठभूमि के लोगों को रखती हैं हम्म। बहुत सारे जगहों पर। हाँ हाँ। लेकिन जो संस्थाएं थी वो नुकसान उनका हुआ, बहुत बड़ी हम्म। बड़ी संस्थाएं, जी। उनका अहित हुआ, जिसमें पत्रकारिता प्रशिक्षण की संस्थाएं हों हम्म। या जो रेडियो और टेलीविजन हो, हम्म। इन सब को अगर आप पार्टी का चैनल बना देंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले रेडियो को सरकार का भोंपू कहा जाता था, जी। दूरदर्शन को भी यही कहा जाता था। हम्म। अडवाणी जी उसके सबसे मुखर पैरोकार थे, उनका कहना था ऑटोनॉमी होनी चाहिए। हम्म। तो मैं खुद रेडियो टेलीविजन पे जाता था, अपने मन से अपनी बातें रख सकता था, रखता था, हम्म। मैं हम्म। आलोचनाएं भी करता था। हम्म। लेकिन इन लोगों ने जो स्वतंत्र रूप से विचार रखते थे उनको बुलाना ही बंद कर दिया, हम्म। बुलाना ही बंद कर दिया। और अभी भी जो लोग जाते हैं उनको पहले भी समझाते हैं कि साहब आप जरा ध्यान रखना, और कुछ ऐसी चीज ना निकल जाए मुंह से। हम्म। तो ऐसी क्या ऑटोनॉमी, ऐसी कौन सी चीज छिपा के रख रहे हैं भाई आप जो है। तो ये चीजें ऐसी हैं, हम्म। तो स्वतंत्र पत्रकारिता को नुकसान हुआ है इस जी। पूरे दौर में। हम्म। और पारदर्शिता का अभाव ये है कि आप उठा के देख लीजिए जितने विज्ञापन छप रहे हैं, हम्म। उसमें किसी मंत्री तक का फोटो नहीं छपता है।
परियोजनाओं का किस तरह से हो रहा है। तो पूरा जो मशीनरी जो सरकारी तंत्र है उसने पत्रकारिता में उनको ये लगा कि भाई कुछ नहीं करना है, अपनी मीडिया को, पत्रकारों को किनारे रखो और बड़े हाउसेस को पकड़ लो। तो हाउसेस को पकड़ने का इन्होंने काम जो किया उससे क्या है कि ऐसा नहीं, पत्रकार कोई पालतू कुत्ता नहीं है जो है जिसको कहेंगे जानवर नहीं है वो उसके पास स्वतंत्र विवेक है। उसने अगर पैसा नहीं कमाया है तो उसने समाज में एक प्रतिष्ठा कमाई है लिख पढ़ करके। जी एक स्वतंत्र तौर पर जो पत्रकारिता जिन्होंने की है उनकी हैसियत किसी भी बड़े बड़े सांसद विधायक से कम नहीं है उनकी। बिल्कुल। और वो इसलिए अर्जित किया है, आपने इतना काम किया है तो वो जो अर्जित किया है अपने स्वतंत्र और निष्पक्ष लेखन से अर्जित किया है, ना कि किसी का पक्ष लेके अर्जित किया है। हमने भी जो अर्जित किया है, जी जी हम सब लोगों के दौर में हमें हमारे लिखने पर भी कोई कटता नहीं था, जो जो लिखते थे वो छपता था हमारे। तो मैं उसमें कोई ऐसी एक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को चुनौती मिली है। उसके तौर में वैकल्पिक तौर पर जो वैकल्पिक पत्रकारिता जो एक उभर के आई है सोशल जी मीडिया की और इनकी, उसको भी उस पर भी अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है तोड़ मरोड़ करके। जी और यहाँ तक किया गया है कि रवीश कुमार जैसे आदमी को अगर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं तो चैनल ही खरीद लिया गया है। इस तरह की जब चीजें हुई हैं तो निश्चित तौर पर स्वतंत्र पत्रकारिता प्रभावित हुई है। लेकिन उससे क्या हुआ है कि उससे इनका नुकसान इसलिए हो गया क्योंकि पत्रकारिता में एक रास्ता है जो अंधी गली में जा रहा है और एक रास्ता है जो गांधी जी की पत्रकारिता की ओर चला। जैसे गांधी का ये कहना था कि भाई आप वैकल्पिक रास्ता चुनो। उनका कहना था कि अगर पाठक है, अगर दर्शक है, वो अगर खर्च कर सकता है, हम अपनी बातें रखने की आजादी तो किसने दी है हमको आपको, संविधान बिल्कुल नहीं दी हुई है ना। बिल्कुल तो आप जब बात कर रहे हैं खुल करके तो ये बात तो हम किसी ऐसे चैनल में नहीं कर सकते थे जिनके बारे में हम नाम लेना ठीक नहीं है। बिल्कुल लेकिन यहाँ हम आप जिस आज़ादी के साथ बात कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, हम्म तो इस प्लेटफॉर्म जैसी आज़ादी तो आप हर जगह तो नहीं बात कर सकते ये सारी बातें खुल करके। बिल्कुल तीसरी ये चीज़ हुई है विनोद भाई हम्म कि ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई है। हम्म ट्रांसपेरेंसी इस संदर्भ में खत्म हो गई कि सरकार जो बताना चाहती केवल आपको वो बताएगी, हम्म, आप सवाल नहीं कर सकते हैं। जी तो मेरा ये कहना है कि ये सारी जो चीजें हुई हैं ये नुकसान है तो ट्रांसपेरेंसी का अभाव रहा है। और पिछली सरकारें जो थी इसकी तुलना में, हम्म जैसे हमें मालूम है अभी पत्रकार के तौर पर दर्जनों बार प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं हम लोग। हम्म जब मंत्रियों से तो हम लगभग हर रोज दूसरे दिन मिल जाते थे, उनसे सवाल करते थे, उनके हम्म जवाब लेते थे। हम्म संसद में किसी से मिलना मुश्किल नहीं होता था। जी जी संसद में डिबेट्स होते थे, ये होता था। हम्म जो कानून पास होते थे उनमें बाकायदा चर्चा होती थी। आप हम्म देखिए किसान बिल कैसे पास हो गया। मैं हम्म बैठा हुआ था, मैं बताऊं विनोद भाई, केवल जी 3 पत्रकार थे हाँ और वो बिल पास हो गया। उसके बाद किसानों को कितना बड़ा आंदोलन हुआ। हम्म देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बीच में कहा है कि बिना चर्चा के कानून पास हो रहे हैं, ये कहा है उन्होंने। हम्म इससे कानूनों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। हम्म तो आप ये देखिए जहां एक कानून को बनाने में 250 दिन लगते थे प्रक्रिया से लेके और उसमें, वहां पता चला 2 दिन में आप कानून पास कर रहे हैं। कोई होम डिलीवरी हो रही है क्या कानून की? हम्म, कानून की होम डिलीवरी नहीं करा सकते आप जो है। बिल्कुल तो ये सारी चीजें हुई हैं। दूसरी चीज है विनोद भाई कि पिछली सरकार में हम्म जनता को अधिकार देने वाले कानून बने थे। हम्म जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, हम्म आज के तारीख में वही अधिकार है जो आज की तारीख में पत्रकार श्यामलाल यादव जी का नाम देखिए। हम्म श्यामलाल यादव ने उसी अधिकार को इस्तेमाल करते हुए पत्रकारिता में कितना बड़ा नाम किया, कितना जी बड़ा काम किया है उन्होंने जो है। बिल्कुल और ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्टों ने, राइट टू इंफॉर्मेशन है, हम्म राइट टू एजुकेशन है, और राइट टू हेल्थ नहीं हुआ लेकिन अगर आप उठा करके देख लेंगे फॉरेस्ट राइट हुआ। तो ऐसे हम्म जो अधिकारों वाले जो कानून बने हैं, यहाँ तक कि भूमि मुआवजे का अधिकार भी, आप नोएडा में रहते हैं, आपने देखा है जी जी कि कितनी समस्याएं रही हैं खास तौर पर इससे। हम्म तो ये सारी चीजें जो हुई हैं इसकी तुलना में एक भी अधिकार वाला काम नहीं हुआ है, अगर आप इधर देखेंगे जो है। हम्म क्योंकि देखिए हम लोग इतने बृहत्तर देश में रह रहे विनोद भाई, देखिए 1952-54 की परिस्थितियां अलग थी। हम्म विदेशों से अनाज आता था। जी जी आज 140 करोड़ को हिंदुस्तान का किसान खिला रहा है। हम्म आप जहाँ बैठे हुए ग्रीन रेवोल्यूशन का पूरा इलाका है, वहां से लेके पंजाब तक जी सबसे ज्यादा खिला कौन रहा है? आखिर हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ही तो खिला रहे हैं। हम्म लेकिन अगर वो भी आंदोलन कर रहे हैं हम्म
तो निश्चित तौर पर ये नीति निर्माताओं को चिंता करने की बात है ना कि भाई जो पूरे देश को खिला रहा है और आप जिसके नाम पे शोहरत ले रहे हैं कि साहब हम 81 करोड़ लोगों को, तो सवाल ये है कि क्या वास्तव में इस देश के 81 करोड़ लोगों को खाना देने की जरूरत है, जबरदस्ती आप दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं साहब आप उनको? अगर 81 करोड़ लोग गरीब नहीं है तो आप क्यों दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। तो जो योजनाएं बनी भी है ना विनोद भाई, मुझे लगता है कि वो सोच विचार के नहीं बनी है। मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ कि पीएम किसान निधि क्या हर एक को देने की जरूरत है? क्यों दे रहे हैं जिसके पास जमीन है? हम में से कई लोग हैं जिनके पास जमीन है, आप क्यों देना चाहते हो उनको? बिल्कुल। आपने जब पहले तय किया था 2 एकड़ से वाले को होगा, मैं कह रहा हूँ 2 एकड़ वाले को आप 15,000 दे दो ना, हमें ऐतराज नहीं है। 2 एकड़ तक वाले को आप 15,000 दे सकते हो, बिल्कुल। लेकिन आप जो है सबको क्यों दे रहे हो? आप हम्म सबको आप जो है पूरे साल भर में आप 6,000 जो दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? हम्म तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि ऐसी योजनाएं जो कि लोकप्रियता के नाम पे दी जा रही हैं, हम्म वो अर्थहीन योजनाएं हैं, अर्थ पर दबाव डालती हैं वो। हम्म एग्रीकल्चर का आधा बजट अगर इस पे खर्च हो रहा है, हम्म तो मेरा मानना है कि ये चिंतन का विषय है विनोद भाई, क्योंकि हम आप सब ने जनता की जो पत्रकारिता की, हमारा मानना है कि सरकार का काम सबको कटोरा पकड़ाना नहीं है। जी जी। सरकार का काम है पुरुषार्थी बनाना। हम्म आप कोई अगर कोई आदमी दिव्यांग है तो उसको आप सहारा दीजिए। हम्म आप ऐसा नहीं है कि आप उनको, हम सब लोग हम्म अपने पाँव पे खड़े हुए हैं जी। तो अपनी प्रतिभा पर खड़े हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार का काम ये नहीं है कि सब कुछ आप मुफ्त करो या जो ये करो, बल्कि इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी इससे, इन चीज़ों से। तो मुझे लग रहा है कि सुपात्र है, अगर कोई गरीब है उसको सहारा आप दे दो, कोई बेशक। हम्म लेकिन हम्म कोई अमीर है तो आप मुझे बताइए, जब अपोजिशन ने सवाल उठा रहा 16 लाख करोड़ रुपए इनको क्यों माफ हो गए? हम्म मैं आपको बताऊं विनोद भाई, आंकड़ा क्या है, कहता है जी जी। कि इस देश में किसानों पर जो कुल कर्ज है हाँ। वो 16,80,000 करोड़ है। हम्म तो आप देखिए, किसान की बात आती, किसान का कुल कर्ज है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अच्छा। हाँ, वो है 14 करोड़ से ज्यादा किसान, उन पर हम्म 16 करोड़, मतलब ये जो हमने बताया आंकड़ा आपको, जी। 16,80,000 करोड़ है, 14 हम्म करोड़ किसानों का कर्ज। हम्म और आप 24-50 लोगों को अगर आप माफ कर देंगे 16 लाख करोड़, तो हम्म लोग तो सवाल खड़ा करेंगे जो है, बिल्कुल। उसका जवाब नहीं है आपके पास, क्यों खड़ा करेंगे? हम्म तो और दूसरी चीज ये है कि अमीर या गरीब हम्म तो नीतियों का हिस्सा बनना ही चाहिए। तो ये सारे सवाल जो बन रहे हैं, ये सवाल आज की मुख्यधारा की पत्रकारिता से गायब है। हम्म हम किसान परिवारों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, किसान परिवारों से आते हैं हम लोग, जी जी। तो हम चर्चा करते हैं। हम्म लेकिन आप देख लीजिए कि मुख्यधारा का मीडिया हम्म मुख्यधारा का मीडिया इन पर सवाल करता है, चर्चा हम्म करता है? नहीं करता। और हम आप भी जानते हैं कि केवल सरकार का काम नहीं होता मंदिर बनाना और मस्जिद बनाना या गुरुद्वारे बनाना। जी जी। सरकार का काम है कि आप 21वीं सदी का भारत बनाओ, हम्म सार्वजनिक महत्व की चीजें बनाओ जिसका सबको जरूरत है। बिल्कुल। आप देखिए, सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार तो जीर्णोद्धार तो कांग्रेस की सरकार के जमाने में हुआ था। जी जी। नेहरू जी उसके खिलाफ थे। नेहरू हम्म जी इसके खिलाफ थे, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी गए, हम्म जनता के पैसे से बना वो, हम्म उसमें कोई ऐतराज नहीं। जहाँ जनता के पैसे से बनाना, जिसमें जो लोग लगे, के एम मुंशी से लेके बहुत सारे लोग लगे, हम्म। सरदार पटेल लगे, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं, इस तरह की चीजें हों। जी जी। लेकिन जनता के जो बुनियादी आर्थिक मसले ही तो हैं। हम्म पत्रकार को क्या ग्रीवांसेस है, हमारे आपको जी क्या जी। ग्रीवांसेस है बिल्कुल। कि एजुकेशन जब हमारा हो रहा हो तो उसमें भेदभाव ना हो, और जो जी चीजें हो रही है उसमें भेदभाव ना हो। जी अब आप उठा करके देखिए, मैं केवल एक सवाल उठा रहा हूँ जी। कि पत्रकार कितने हैं भारत में? हम्म जो मान्यता प्राप्त पत्रकार है, क्योंकि मैं उस समय रेलवे मिनिस्ट्री में रहा हाँ हाँ। जब पत्रकारों को कार्ड देने का मामला आया था रेलवे का, जी 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 तो उस समय मैं रेलवे मंत्रालय में एडवाइजर था जी। और ममता बनर्जी जी रेल मंत्री थी उस समय। हम्म। ये था कि उनको उनके उसमें सवाल आए कि कैसे कार्ड देना है, तो ये था कि भाई आप साल भर का कार्ड इशू कर दो। हम्म उनको जब रेलवे रिजर्वेशन करना होगा, आजकल ऑनलाइन हो गया है, सब पता चल जाएगा कौन कितने बार जाता है। हम्म तो आप ये देखिए, कोरोना आया, पत्रकारों के जो कंसेशन मिलते थे हम्म वो बंद कर दिए। हम्म ठीक है ना, तब से बंद है। हम्म और तो और छोड़ दीजिए, जो सीनियर सिटीजन को कंसेशन मिलता था बंद हो गया। वो बंद हो गया। तो आप कह
रहे हैं कि रेलवे फायदे में अगर है तो साहब ये कंसेशन क्यों बंद हो गए? आप कल्याणकारी योजना है। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि करोड़ों लोगों तो ये बारे बहुत सारे सवाल हैं, और मैं बताऊं विनोद भाई, आप ये सवाल उठा नहीं रहे हैं। हम्म। ये सवाल नहीं उठा रही है, जबकि पिछली सरकारों में ये सवाल उठते थे, हम्म। ये सवाल उठते थे। सर तो हमारे जन पास अब 2 मिनट का समय है, और मैं खाली आपसे क्योंकि 2 मिनट का समय उसी में समाप्त करना है। जी जो नई सरकार बनेगी, चाहे ये मौजूदा सरकार दोबारा रिपीट हो या नहीं बने, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? 2 मिनट में आप अपनी बात करें। देखिए, उसके सामने अभी जो तात्कालिक तौर पर लग रहा है विनोद भाई, जी आप मुझे एक इशारा कर दीजिएगा कि कब बंद करना है। जी जी। ये चुनौती ये है कि जो पूरी खेती बाड़ी का जो इलाका है जो मैं देख रहा हूँ, हम्म। वो बहुत ही व्यापक चुनौतियों से भरा है। हम्म। और कोरोना में भी केवल यही एक था जिसने भारत को प्रतिष्ठा दी। जी जी। भारत भी आपका राज्य है। तो हम्म। मुझे लग रहा है आने वाली सरकार को ये करना होगा, पहला काम, जी। कि बाकी सब देख चुके, शहरों को, बड़े बड़े नगरों को, हवेलियों को देख चुके हैं। हम्म। अब इस सरकार को पूरा का पूरा ध्यान गांव, गरीब और किसान पर करने की जरूरत होगी। हम्म। और उसके लिए बहुत ज़्यादा संसाधन चाहिए। जी। और जो शहर में बैठे हुए बड़े बड़े हवेलियों पे एयर कंडीशनर में बैठे हुए लोग हैं, हम्म। उनको भी कुछ कुर्बानी देनी होगी, हम्म। ताकि गांव में जो शहर के बीच जो गैर बराबरी हो गई है, जी। उसको दूर किया जा सके। ऐसा हम्म। मुझे लगता है विनोद भाई। जी जी जी। जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की, और विभिन्न मुद्दों पे, संवेदनशील मुद्दों पे चर्चा की है। बस क्योंकि अब हमारे पास समय रहा नहीं है, बस ये बताइए सर कि जो 2019 के मुकाबले 2024 में एनडीए गठबंधन या कांग्रेस अधिक सीटें जीतेगी या कम? नहीं नहीं, ये तो पूरा गठबंधन बहुत मजबूत है विनोद भाई। जी देखिए, आप जानते हैं मैं जमीनी जर्नलिज्म करता रहा हूँ, मैं कभी प्रिडिक्शन जी में भरोसा नहीं जी किया। जी जी मैं इंतजार करूंगा नतीजे क्या आते हैं, लेकिन जो दिख रहा है साफ तौर पर जी जी कि अब एक एक पर एक की जो फाइट हो रही है वो बहुत ही स्ट्रांग है। वो फाइट, वो परिवर्तन की ओर इशारा जी कर रही है, जी। ऐसा लगता है मुझे जी। आपने बहुत सार्थक चर्चा की और बड़े संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद विनोद भाई।